नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज यूपी स्पेशल यानी कि जो GS6 है, यूपी स्पेशल वाला, उसका हम टॉपिक करेंगे। मेंस को लेकर संबंधित ये वीडियो रहेंगे। ये पूरी सीरीज जो स्टार्ट हो चुकी है, इसमें हम लोग मेंस का पूरा कवर करेंगे और खासकर यूपी का जो संबंधित जो है GS5 और GS6 इसको टारगेट पहले करेंगे, क्योंकि इस कंटेंट को लेकर काफी परेशानी है लोगों में कि कैसे इस चीज को अप्रोच किया जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खासकर GS6 जो है, जिसमें यूपी स्पेशल का GS6 है, जिस तरह का नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया है, अगर उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है वो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें से देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि टॉपिक दिया हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। ठीक है, अब जो ये टॉपिक हैं, ये टॉपिक ऐसे हैं जिसपे बहुत ही करंट सवाल बन सकते हैं। या तो पॉलिसी संबंधित बनेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा इसको कैसे हैंडल करना है GS6 को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसको समझ नहीं पाते हैं और प्रॉब्लम ये होती है कि इस बार सबसे कम नंबर जो है वो GS6 में आए हैं, लोग समझ नहीं पाए क्या करना है। ठीक है, तो पहले चीज तो ये है कि पॉलिसी संबंधित होगा कि क्या क्या पॉलिसी है। जैसे व्यापार की पॉलिसी उत्तर प्रदेश की क्या है, वाणिज्य की, उद्योग की यानी इंडस्ट्री की, कॉमर्स की, ट्रेड की पॉलिसी क्या है, सरकार ने क्या पॉलिसी निकाली है। ठीक है, तो वो हमें उस पर टारगेट करना होता है। या बिल, कोई एक्ट बना दिया, बिल बना दिया, वो क्या क्या है, तो ये जो चीजें हैं इस पे ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये काफी टेक्निकल रहेगा, काफी करंट ओरिएंटेड रहेगा, कुछ करंट से भी रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका पेपर जो 1 साल बाद होना है, तो 1 साल के दौरान में यूपी सरकार ने क्या क्या जो एक्ट बनाए हैं इस चीज से संबंधित, उस पर नजर रखनी पड़ेगी। या 1 साल में नहीं बनाए, पहले बन चुके, 2-3 साल पहले बन चुके हैं, तो उस पर नजर रखनी है। तो कुछ पुराना और कुछ करंट का मिक्स करके सरकार द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसको हमें एनालाइज करना है और उससे संबंधित सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं और उसको टारगेट करना है और वो सवाल आएगा। इस तरह से इसको हमें अप्रोच करना है। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो आपका है यूपी स्पेशल GS6 है। ठीक है, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग है, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये यूपी PCS मेंस को लेकर रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हैं। ठीक है, इससे आपको पूरा मेंस का पूरा कंटेंट आपको यहां मिल सके। मेंस के साथ लेक्चर्स तो यहां मिल जाएंगे, PDF आपको हमारे टेलीग्राम जो मैं लिंक दिया हुआ है वहां पे आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर जो लोग तैयारी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग में डिसिप्लिन नहीं है, लोगों का अप्रोच सही नहीं, पढ़ लेते हैं, लेक्चर्स बहुत सारे हैं, वीडियोस है, उनको कंटेंट की कमी नहीं है, बस कंटेंट को याद करना, पढ़ना, रिवाइज करना, ऐसा उनका डिसिप्लिन, उनके पास अप्रोच नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई डिसिप्लिन न होने के कारण खराब हो रही है, ठीक है, लेक्चर्स, कंटेंट, मटेरियल, बुक्स बहुत अवेलेबल है, वीडियोस भी अवेलेबल है, मैं खुद आपको लेक्चर्स दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, ऐसा कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर तब भी लगता है कि इतना होने के बावजूद भी डिसिप्लिन होना चाहिए, जो रेगुलरिटी होनी चाहिए, वो अगर नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके इसके बारे में जान सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 2500 रुपए है, पूरा 1 साल का रहेगा, जिसमें आपको जो भी हम पढ़ेंगे उसको हम ठीक से याद करा सके, टेस्ट सीरीज के माध्यम से याद करा सके। ठीक है, रेगुलरिटी शॉर्ट नोट्स बना के भेज सके, इससे आप कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स में आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, तब बात हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है जो 2018 में सवाल आया, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम उसको पूरा एक टॉपिक कवर कर लेंगे, जैसे कि आपको ज्यादा क्लियरिटी रहे। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। सिंपल सवाल, टू द पॉइंट। गिव डिटेल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश। कौन कौन से मिनरल्स उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, सिंपल सवाल है आपको। ठीक है, अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब यह सवाल 2018 में आया, तो हम थोड़ा सा यहां पर इंग्लिश और हिंदी कर दिया, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहां तक कि जो मैंने यहां पर आपको ये येलो कलर किए हैं, ये कीवर्ड्स हैं, तो नोट्स जो बनाइएगा इन कीवर्ड्स को लिख दीजिएगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। तो आपको दोबारा PDF देखना ही नहीं है, सारे कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं, आपको दिमाग में हो जाएगा, रिवाइज करेंगे, रिकॉल आपका हो जाएगा। तो मैं एक लाइन पढ़ता हूं। खनिजों की दृष्टि में उत्तर प्रदेश जो है एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है, यानी कि बहुत ज्यादा आपको मिनरल्स मिलते नहीं है, यहां पर बहुत कम मिनरल्स है। कुछ जो हमारे जिले हैं जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वहां पर ही कुछ 10-12 जिले ऐसे हैं जहां पर आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, लेकिन बहुत मिनरल रिच
स्टेट नहीं है। उत्तर प्रदेश की गरीब होने का वन ऑफ द बड़ा कारण जो है यही है कि ना तो एक कोस्टल राज्य है, यानी कि कोई समुद्र से जुड़ा हुआ है, और ना ही कोई बहुत ही मिनरल रिच राज्य है जैसे कि झारखंड हो गया या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसा है। ठीक है, तो यहां पर जो भी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। यहाँ पे जो गंगा प्लेन है उस पर जो एग्रीकल्चर होता है उसी से काम हो जाता है। तो यहां पर एक है लोअर मीडियम कैटेगरी का स्टेट है मिनरल्स के मामले में। ठीक है, यहां विंध्य क्रम की शैली यानी पत्थर, बुंदेलखंड क्षेत्र, हिमालय श्रेणी के निचले भागों तथा कुछ नदी घाटियों में खनिज पाए जाते हैं। तो मिनरल्स आर फाउंड वेयर इन द रॉक्स ऑफ विंध्या रेंज, जो विंध्याचल की जो रेंज है उनमें, ठीक है, वाले हैं। बुंदेलखंड रेंज रीजन है और लोअर पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज है, वहीं पर थोड़ा बहुत जो है वो हमें खनिज देखने को मिल जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमें खनिज नहीं मिलेगा, कुछ नीचे की साइड में ही हमें मिल जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति जो है वो 1998 में आई। अब देखिए ये जितनी पॉलिसी सरकार की है उस पर हमें नजर रखना है कि उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 में आई। उसके अनुसार मात्र 12 जिले को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया, जिसमें कुछ कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम, हीरा, सोना, तांबा, यूरेनियम, सिलिका, सैंड आदि प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। तो मात्र 12 जिले ऐसे हैं अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति, यानी उत्तर प्रदेश की फर्स्ट मिनरल पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश जो 1998 में आई थी। उसने कहा कि 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर थोड़ा बहुत हमें कुछ मिल जाता है, जैसे कोला, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, जिप्सम, डायमंड, गोल्ड, कॉपर, यूरेनियम, सिलिका, सैंड, ये कुछ हमें मिल जाता है, बाकी और कुछ नहीं। ये ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार है। अब ये प्री में भी आ सकता है इस तरह के सवाल कि भाई अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश पॉलिसी, खनिज पॉलिसी, कितने राज्यों में, कितने जिलों में जो है आपके मिनरल्स मिलते हैं, तो 12 हैं। तो प्री में सवाल आपको यहां पे इस तरह का देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से जिले में क्या क्या मिलता है थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा। मेरे वैसे फोटो बनाई हुई है, क्या नाम, सॉरी मैप भी बना हुआ है, देखते स्टडी कर लेते हैं। कोयला हमें सोनभद्र में मिलता है, कोयला हमें सोनभद्र में मिल रहा है। ठीक है, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन जो है, चूना पत्थर, वो हमें कनाच जो आपका मिर्जापुर का इलाका जो है, बाबूहारी क्षेत्र, कनाच, मिर्जापुर और कजराहट क्षेत्र जो सोनभद्र है, यहां मिल रहा है। ठीक है, अब ये सोनभद्र कहां पर है पहले इसको समझ लेते हैं। मिर्जापुर और सोनभद्र कहां पर है, ये मैप है आपका, और आप यहां पे देख रहे हैं मिर्जापुर और सोनभद्र जो है वो आपके इस इलाके में, ये आपका सोनभद्र है और इसका बगल का जो जिला है वो मिर्जापुर है। तो आपको समझ में आ रहा है, मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए ये कुछ 10-12 जो ये रीजन है, बस थोड़ा बहुत आपको यहीं पर मिनरल्स मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा मिनरल्स ऊपर साइड में नहीं मिलते हैं, ये लोअर साइड में मिलते हैं। तो मिर्जापुर और सोनभद्र में आपको कोयला और लाइमस्टोन आपको मिल जाता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका आ रहा है कि जिप्सम जो है वो झांसी और हमीरपुर में है। ठीक है, अब जिप्सम जो है वो झांसी और हमीरपुर का है। ये आपका झांसी है और उसके बगल में ही हमीरपुर है। ठीक है, ये आपका झांसी है, ये आपका झांसी है और इसके बगल में हमीरपुर है। तो यहां पर आपको जिप्सम मिल जाता है। यहां पर आपको कोयला, लाइमस्टोन मिल गया, यहां पर आपको जिप्सम मिल जाता है झांसी और हमीरपुर के अंदर। ठीक है, फिर आपका आता है जो बॉक्साइट है वो बांदा और ललितपुर में है। बॉक्साइट जो है वो बांदा और हमीरपुर में है। तो यहां पर देखिए बांदा आपको ये, तो ये इलाका जो है देखिए ये है बांदा और ये है आपका हमीरपुर। ठीक है, तो बांदा हमीरपुर में क्या हो गया, बांदा हमीरपुर में आपको बॉक्साइट मिल गया और झांसी में भी आपको जो जिप्सम मिल गया। तो हमीरपुर और झांसी में जिप्सम मिल गया और हमीरपुर और बांदा में आपको बॉक्साइट मिल गया। तो वैसे बॉक्साइट जो है आपका इधर भी क्या नाम है, सोनभद्र में भी है, क्योंकि वहां पर हिंडाल्को है, यानी कि जो एल्यूमिनियम, क्योंकि बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के लिए बिरला ने कंपनी लगाई थी हिंडाल्को। एग्जाम में कई बार आता है कि हिंडाल्को कहां पर है, सोनभद्र के अंदर है। ठीक है, सोना कहां मिलता है, शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में मिलता है। यूरेनियम मिलता है ललितपुर में। ललितपुर कहां पर है, जो बिल्कुल आपका यहां पर देख लीजिए, यूरेनियम एकमात्र राज्य, एकमात्र जिला जहां पर यूरेनियम मिलता है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा आता है कि यूरेनियम कहां मिलता है, तो यूरेनियम उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां मिलता है, तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है वो ललितपुर में मिलता है। तो ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, हमीरपुर हो गया, बांदा हो गया, सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, ये सब डिस्कस हमने कर लिया अभी तक। ठीक है, सिलिका सैंड गंगा और यमुना नदी के क्षेत्र में मिलता है। गंगा नदी और यमुना नदी जहां जा रही है वहां पर आपको सिलिका सैंड मिल जाता है। और फायर क्ले जो है वो मिर्जापुर में मिलता है आपको। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरा जो हमारा मिनरल्स को लेकर जो हमारा पॉइंट है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, तो 125 वर्ड्स या 200 वर्ड्स के में आपको आ जाएगा, तो इससे आपको याद करने को इजी पड़ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन इंडस्ट्रीज एंड द मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमें क्या देखना है, कुछ मेन उद्योग देखने हैं, यानी इंडस्ट्रीज देखनी है, और इंडस्ट्रियल सेंटर देखने, कहां कहां पर इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है वो देखना है। ठीक है, तो अब दो तरह के इंडस्ट्रीज के बारे में यहां मेंशन किया गया है। उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के बारे में दो तरह की इंडस्ट्री के बारे में मेंशन किया गया है। एक है कृषि आधारित, ठीक है, और दूसरी है गैर कृषि आधारित, यानी कि एक है आपका एग्रीकल्चरल बेस्ड, मतलब कि जो कृषि पे खेती पे आधारित होगी, और दूसरी बिना खेती के। तो जो खेती पे आधारित है उसमें है चीनी यानी शुगर, सूती वस्त्र जो होता है शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री हो गई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, कागज उद्योग, ठीक है, यानी पेपर इंडस्ट्री हो गई, कांच का उद्योग जो गया वो ग्लास इंडस्ट्री हो गई आपकी, ठीक है, फिर माचिस उद्योग, चमड़ा उद्योग यानी कि आप चमड़ा का मतलब लेदर इंडस्ट्री हो गई आपकी, और ऊन वस्त्र उद्योग जो है आपको ये कृषि आधारित है। गैर कृषि में आपका सीमेंट उद्योग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, ताला पीतल, धातु उद्योग, ऑटोमोबाइल्स, ये आपका हो गया। तो पहले तो वर्गीकरण किया गया है कि एग्रीकल्चर बेस्ड और नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड। एग्रीकल्चर में आप मोटा मोटा देखिए तो टेक्सटाइल आ गया, कॉटन आ गया, आपका शुगर आ गया, आपका चमड़ा आ गया, ऊन आ गया, माचिस आ गया, ये सब आ गया जो खेती पे डिपेंडेंट है। और बिना खेती वाले हो गए सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल्स हो गया, धातु हो गया, मेटल्स हो गए, ये सब आपके गैर कृषि वाले हो गए। यहां तक तो हमने पहले डिफरेंशिएट कर दिया। अब थोड़ा समझते हैं कौन कौन से केंद्र हैं, थोड़ा समझते हैं। यहां पर मैंने थोड़ा सा आराम से इसको लिखा हो जिससे आप समझ पाएंगे चीजों को क्या है। तो औद्योगिक सेंटर्स, प्रमुख औद्योगिक सेंटर की बात कर रहा है, तो चीनी उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? चीनी यानी कि गन्ना कहां पर होता है, जहां गन्ना होगा वहीं पर गन्ने की फैक्ट्रीज भी वहीं पर होती हैं। ठीक है, तो कहां कहां है? मेरठ है, शाहजहांपुर है, गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है। यहां पर गन्ना उत्पादन के साथ साथ वृहद स्तर पर चीनी निर्माण भी होता है। अब देखिए एक बात समझिएगा, चूंकि गन्ना जैसे काटा जाता है उसको जल्दी से जल्दी फैक्ट्री में देना पड़ता है, क्योंकि जितना समय गुजरता जाएगा गन्ने के अंदर से जो मोलासेस है उसकी मात्रा कम होती चली जाएगी। अगर मान लो आपने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगा दिया तो जो क्वांटिटी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इवेपोरेट हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो इसीलिए जितनी फैक्ट्रीज हैं वो सब खेतों के पास में ही है कि काटा और सीधे फैक्ट्री पहुंचा दिया इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, यहां पर गन्ना उत्पादन के साथ वृहद स्तर पर चीनी निर्माण होती है। तो अगर इसको देखते हैं, मैं इसको मैप यहां पर, हाँ ये देखिए, ठीक है, मैप दिख रहा है, कुछ थोड़ा सा ब्लर कर रहा होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपका ये जो इलाका है आपका, ये शुगर मिल्स है। शुगर मिल्स आपके यहां पर भी हैं, मतलब आपके वेस्टर्न यूपी में भी आती है शुगर मिल्स। देख रहे हैं आप कितनी सारी शुगर मिल्स हैं, ठीक है, और कुछ आपकी तो यूपी के पूरे बेल्ट में आप शुगर मिल्स देखते हैं, लेकिन ज्यादातर यहां पर शुगर मिल आपको देखने को मिल जाती है। यहां पर इलाका, इस इलाके में और इस इलाके में शुगर मिल आपको दी जाएगी। साथ में इथेनॉल यूनिट्स भी आ जाती है, कहीं कहीं पे आप देखोगे इथेनॉल यूनिट्स भी हैं, क्योंकि शुगर से जो मोलासेस होता है वहीं से इथेनॉल निकलता है, और इथेनॉल को हम ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड मतलब मिक्स करते हैं पेट्रोल के साथ, और पेट्रोल ने कहते हैं ना इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल, कि भाई उसके अंदर 15% जो है वो, या 10% जो वो इथेनॉल है। और इससे क्या होता है कि मतलब 90, मान लो 100% पेट्रोल था तो उसकी, ठीक है, उसमें 10% इथेनॉल मिला दिया। इससे क्या हुआ कि गाड़ी की एफिशिएंसी उतनी रही, लेकिन 10% आपने बचत कर ली पेट्रोल की। ठीक है, सरकार का टारगेट है कि 20% या 25% तक इथेनॉल मिक्सिंग करनी इथेनॉल में, और वो कहां से होगा? जो गन्ना से जो शुगर बनती है उसी का बाय प्रोडक्ट इथेनॉल होता है, और वहां से बन रहा है। तो इथेनॉल यूपी में बहुत बन जाएगा, जहां पे गन्ना है वहां पे इथेनॉल बन जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं कि सूती वस्त्र की बात करते हैं। तो ऊनी सूती वस्त्र जो आपका इलाका है, ऊनी वस्त्र उद्योग जो है, चमड़ा उद्योग और साबुन डिटर्जेंट का प्रमुख केंद्र कानपुर है, पता ही आपको। ठीक है, मिर्जा इंटरनेशनल कंपनी वहां पर है, आपका उन्नाव पे है, आती है। ठीक है, तो आपका चमड़ा उद्योग में आती है, वो जिसे रेड चीफ जूता बनता है आपका। ऊनी वस्त्र उद्योग है कानपुर के अंदर है। साबुन, डिटर्जेंट, घड़ी डिटर्जेंट, घड़ी जो कंपनी है, घड़ी कंपनी कानपुर की कंपनी है। ठीक है, नंबर 1 कंपनी डिटर्जेंट में इस समय। ठीक है, कानपुर सूती वस्त्रों उद्योग के लिए भारत का मैनचेस्टर आया था। ये एग्जाम यूपीपीसीएस में आ चुका है कि सूती वस्त्रों के लिए भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि मैनचेस्टर एक टाइम पर टेक्सटाइल में नंबर 1 था, तो उसी की तर्ज पे कानपुर को सूती वस्त्र के लिए, कॉटन सूती वस्त्र का मतलब था कॉटन, ठीक है, तो उसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। कॉटन टेक्सटाइल के लिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहता है। कॉटन प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? कॉटन वो होते हैं कि
एक नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। खासियत क्या होगी, अगर आप कॉटन के कपड़ों को देखोगे तो इनकी जो निटिंग्स होंगी, यानी कि जो कपड़े की जो होगा उसमें काफी स्पेस होती है, तो हवा पास होती रहती है, तो गर्मी में कॉटन कपड़े पहनने चाहिए। वहीं अगर आप पॉलिस्टर पहनोगे तो पॉलिस्टर में देखोगे बहुत पास 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 निटिंग होती है, जिससे कि हवा पास नहीं होती है। देखने में सुंदर लगते हैं, मजा आता है, लेकिन ये निटिंग पास होने से इसका जो वेंटिलेशन है अच्छा नहीं होता और लोग गर्मी ज्यादा करती है इसके अंदर। ठीक है, कागज उद्योग की बात करते हैं तो इसका प्रमुख केंद्र जो है लखनऊ है, लखनऊ में कागज मिलता है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है और सहारनपुर है। यहाँ पे जो है आपका कागज उद्योग इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ग्रेटर नोएडा इसके लिए एक बड़ा स्थान है आपको। तो ये आपको कुछ दिख गए, सूती वस्त्र, कागज उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ये सब आपको देखने को मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, फिर आता है खाद्य तेल, जो खाने के तेल होती है, उसमें आपका जो प्रमुख केंद्र है वो आगरा है, मोदी नगर है। तो आगरा मोदी नगर जो है मेरठ के पास ही है, वो खाद्य तेल के लिए आता है, यानी कि जो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में आती है। फिर पीतल उद्योग, पता ही आपको, मुरादाबाद, पीतल का काम बहुत होता है मुरादाबाद के अंदर। ठीक है, जिसमें पीतल नदी कहते हैं, जैसे कि मुरादाबाद में ना आपका वो मिलता है, जो बैंड बाजे होते हैं, तो पीतल के बैंड जो बाजे होते हैं, तो पीतल को, तो पीतल वहां वो लोग जो भी खरीदने जाएंगे तो मुरादाबाद जाते हैं। कांच उद्योग, पता ही फिरोजाबाद आपका जो कांच का उद्योग है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूं कि आपको जिले कहां पर है वो। ठीक है, यहां पर देख लेंगे आप इसे। तो हमने डिस्कस किया फिरोजाबाद को, ये फिरोजाबाद है आपका। ठीक है, ये आगरा आपका हो गया, ये फिरोजाबाद आ गया, ये मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आप ये मैप को खोलकर पढ़िएगा, जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए कि कहां कहां क्या हो रहा है आपको। तो ये इलाके तो आपके थे, वो तो इंडस्ट्रियल, वो आपके माइंस को लेकर थे। ठीक है, ये इलाके थे, ये आपका जो गन्ने को लेकर थे, ये इलाके जो थे गन्ने को लेकर थे। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए ये आगरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया। ठीक है, ये आपका जो है, ये अलग अलग, जो फरुखाबाद हो गया, यहाँ पे कांच उद्योग हो गया, तो ये आपके अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए हैं। कानपुर आपका यहाँ पर आ गया, ये लखनऊ, ये लखनऊ है, पेपर के लिए था, और कानपुर आपका बगल में। कानपुर कहां चला गया भाई, कानपुर, ये कानपुर नगर है आपका। ठीक है, ये कानपुर आपका चमड़े वगैरह के लिए है। उन्नाव आपका, उन्नाव में आपका जो है वो चमड़ा है, जैसे मिर्जा इंटरनेशनल, रेड चीफ जूता जो बनता है, जैसे सलमान खान भी ऐड करते हैं, वो यहाँ बनता है। ठीक है, और डिटर्जेंट, ये घड़ी डिटर्जेंट जो है कानपुर में यहाँ पर होता है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैप खोल के पढ़िएगा, जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिले आपको। माचिस उद्योग कहां पर है, बरेली। ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट, इसके साथ ही साथ शहद और सूरमा के लिए भी है। तो बरेली का सूरमा आंखों में जो लगता है, और शहद बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ये आपका माचिस के उद्योग होता है। तो बरेली कहां पर है, मैं एक बरेली दिखाता हूं आपको मैं, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा बरेली जो है। ये आपका बरेली है। ठीक है, ये आपका बरेली है यहाँ पे ऊपर। दरी जो बनती है, बरेली, आगरा, इटावा प्रमुख हैं। ऑटोमोबाइल्स के लिए गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में आपका टेल्को है। ठीक है, ग्रेनाइट खनन के कोयला के लिए जो नीचे आ जाएंगे, जो भी जितने भी माइंस है ना, ग्रेनाइट खनन हो रहा है, यानी कि मिनरल्स है, नीचे आएगी है। उत्तर प्रदेश का साउथ वाला साइड, ललितपुर, सिंगरौली, सोनभद्र, बिल्कुल मैंने बता दिया आपको। इत्र के लिए कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर। तो कन्नौज जो है आपका, वहां पर इत्र की बहुत फेमस है। गाजीपुर और जौनपुर एक दो, तो मैं आपको दिखाता हूं कन्नौज कहां पर है। हाँ, मैं दिखा देता हूं कन्नौज कहां पर है। ये है कन्नौज। ठीक है, इत्र के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, गाजीपुर आपका, ये है गाजीपुर, इत्र के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, तो ये आपके इलाके जो हैं, ये इत्र के लिए फेमस है। और ये जौनपुर, ये इधर आपका, तो तीन इलाके जो हैं ये इत्र के लिए फेमस है। ठीक है, ठीक है, कालीन के लिए भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी। भदोही का नाम संत कबीर नगर है। ठीक है, मिर्जापुर और वाराणसी जो है वो कालीन उद्योग के लिए फेमस हो गए। इस प्रकार प्रदेश औद्योगिकरण व उद्योगों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1954 में हुई है। इंडस्ट्री
उद्योगों बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1954 में की गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, हथकरघा निगम, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निगम इत्यादि उल्लेखनीय है जो उद्योगों के विकास की गति करता है। क्या है? 10 उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1954 फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन स्टेट। Along with this, Uttar Pradesh State Sugar Corporation, Handloom Corporation, Uttar Pradesh Power Supply Corporation, etc. are noteworthy, which is giving impetus to the development of industries. ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई हैं, अलग अलग निगम फॉर्म हुए हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम किया है। जैसे कि अब स्मॉल एंड कॉर्पोरेट, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कौन कौन से जिले के अंदर कौन कौन से आपको इंडस्ट्री मिलेगी वो आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। तो कारपेंटर इंडस्ट्री शाहजहांपुर हो गया, नाइफ इंडस्ट्री आपको रामपुर में हो गया, ब्रास यूटेंसिल आपका ये मुरादाबाद में हो गया, ठीक है। तो ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग आपका मुजफ्फरनगर में हो गया, ठीक है। सिगरेट इंडस्ट्री शॉप जो है मोदी नगर आपका यहाँ पर है, मोदी नगर वहां पर हो गया। पोल्ट्री इंडस्ट्री आपके खुर्जा में हो गया जो बुंदेलशहर में है। लॉक इंडस्ट्री आपका अलीगढ़ के अंदर हो गया, ठीक है। ग्लास इंडस्ट्री आपके फिरोजाबाद में हो गया। स्पोर्ट्स गुड्स जो सोप इंडस्ट्री है वो आगरा के अंदर हो गया। परफ्यूम कन्नौज में हो गया। हैंडमेड पेपर कल्पी जलौन के अंदर हो गया। मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग झांसी के अंदर हो गया। जूट इंडस्ट्री सैजनुआ में आपका गोरखपुर के अंदर हो गया। हैंडलूम कॉटन टेक्सटाइल जो है वो आपका आजमगढ़ के अंदर हो गया, ठीक है। परफ्यूम एरोमेटिक जौनपुर में और आपका गाजीपुर में हो गया। तो ये आप एक बार मैप देख लीजिएगा, आपको काफी आइडिया मिलेगा यूपी के कि कौन सी इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्री है वो कौन सी किस उसमें है। एग्जाम चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का पॉलिसी सरकार चला रही है। तो प्री में भी एग्जाम में आ सकता है, मेंस में आ सकता है। तो थोड़ा सा जागरूक रहिए, थोड़ा समझिए कि कौन सी चीज कहां पे हो रही है, कि किसी भी तरह का सवाल है आप उसे हैंडल कर पाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के विकास की चर्चा कीजिए और इसकी विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड थ्रो लाइट ऑन इट्स वेरियस चैलेंजेस। कि पहले तो क्या है कि जो हमारे यहाँ मेजर इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि जो प्रमुख उद्योग हैं, उनकी विकास की चर्चा करना कि वो विकास हो रहा है, कैसा हुआ और उसकी चुनौतियां क्या क्या हैं, ठीक है, चैलेंजेस क्या है। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो नंबर 4 पे है भाई, एरिया वाइज जो है वो 4 नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, चौथा नंबर पे है। लेकिन जीडीपी के अनुसार भारत का वो दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के हिसाब से, ठीक है। जो कंट्रीब्यूशन है आपका, पहले टीसीडी दूसरी हो गई है। भारत सर्वाधिक सूक्ष्म एमएसएमई, ये क्वेश्चन आ रहा है, एमएसएमई जो है उस उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड एमएसएमई जो है वो यूपी के अंदर है। ये सवाल प्री में भी आ जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज द 4th लार्जेस्ट स्टेट इन द टर्म्स ऑफ एरिया एंड टर्म्स ऑफ जीडीपी। उत्तर प्रदेश इज द 2nd लार्जेस्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएसएमईज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कुछ प्रमुख उद्योग ले लेते हैं, कुछ पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड और गैर एग्रीकल्चर बेस्ड हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं। एशिया का प्रमुख सोने का बाजार मेरठ में स्थित है। कहां पर है? गोल्ड मार्केट कहां पर स्थित है? वो स्थित है आपकी सोने का बाजार जो है वो मेरठ में स्थित है, ठीक है। और यह संगीतमय और खेल, ऑब्वियसली बात है, म्यूजिक के लिए और खेल संबंधी के लिए भी है। खेलों के सारे सामान जो है वो मेरठ में मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सोने का बाजार यानी कि गोल्ड मार्केट, म्यूजिक के लिए और स्पोर्ट्स के लिए हमारा जो है वो मेरठ बड़ा फेमस है। इसके अंदर उत्तर प्रदेश का रक्षा गलियारा यानी क्या, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जो है वो इज डेडिकेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज। यहां पर एक अभी जो गलियारा बताता हूं कहां पे है, ये है हमारा उत्तर प्रदेश का गलियारा, डिफेंस गलियारा, ठीक है। कहां चल रहा है इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं इसको। उत्तर प्रदेश का डिफेंस गलियारा आप देखिएगा कि अलीगढ़ से शुरू होता है, आगरा आता है, आगरा से होते होते ये आपका लखनऊ आता है, लखनऊ से होते हुए कानपुर आता है, कानपुर से आते हुए ये नीचे चित्रकूट आएगा और चित्रकूट के बाद ये झांसी आता है। तो आप जैसे देखेंगे ये आपका डिफेंस कॉरिडोर, ये रूट जो है ये डिफेंस कॉरिडोर है आपका, ठीक है। इसके इर्द गिर्द जो है वो डिफेंस इंडस्ट्रीज लगाने का प्लान, ये सड़क बना दी गई है, इसके इर्द गिर्द जो है वो डिफेंस इंडस्ट्रीज रखती हैं जिससे कि आपस में कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो सके और एक बेहतर इकोसिस्टम बन सके। इकोसिस्टम यानी कि एक ही ट्रैक पे हमें सारे चीजें मिल सके इसी इंडस्ट्री के संबंधित जो है, इसी इंडस्ट्री यानी कि डिफेंस इंडस्ट्रीज के संबंधित
जितने भी जरूरत की चीजें हैं, और क्योंकि हर कंपनी हर चीज तो बनाएगी नहीं, हर कंपनी एक चीज बनाती है, तो उसने बना दिया, अब वो प्रोडक्ट दूसरा कंपनी दूसरी बना रही है, लेकिन चूंकि डिफेंस से संबंधित है तो एक ही इकोसिस्टम में काम कर रहे हो, इजी पड़ रहा है चीजों को लेकर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिफेंस कॉरिडोर। ये 2018 में सवाल आ भी चुका है, डिफेंस कॉरिडोर के बारे में लिखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, थोड़ा सा आपको आइडिया ज्यादा रहेगा इसके अंदर। ठीक है, कुछ चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, नहीं थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं, छूट गया था। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो टूरिज्म डेवलपमेंट हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश। ताजमहल, बुद्धिस्ट पिलग्रिमिंग साइट्स एंड वाराणसी एंड प्रयागराज आर द एनकरेजिंग द टूरिज्म इन कंट्री। कुछ चुनौतियां हैं, क्या है, आधारभूत संरचना, यानी कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी अप टू द मार्क नहीं है, उतना बेहतर नहीं है, आधारभूत संरचना की दिक्कत आती है। ठीक है, जैसे कि बिजली हो गया, पानी हो गया, परिवहन संबंधी समस्या है, ये बहुत दिक्कत कर रहा है। ठीक है, यहां पर रोड रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, पानी, ट्रांसपोर्टेशन अभी उतना बढ़िया नहीं है, सुधार हुआ है, उतना बढ़िया नहीं हुआ है। न्यूनतम जोत आकार, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा मिनिमम लैंड होल्डिंग है, यानी कि एक किसान के पास कितनी खेत है, तो एक किसान के पास 1 एकड़ से भी कम जो है उसके पास है, तो 1 एकड़ से भी कम होता है तो उसको हम छोटा किसान बोलते हैं, मतलब सीमांत किसान बोलते हैं, और 5 एकड़ से ज्यादा वाले को हम जो है एक बड़ा किसान, या 1 हेक्टेयर से ऊपर जो होते हैं उनको बड़ा किसान बोलते हैं। सॉरी, 1 हेक्टेयर से भी कम है। ठीक है, 1 हेक्टेयर का होता है आई थिंक 10,000 स्क्वायर फीट होता है। तो जितने भी किसान है, मैक्सिमम किसान जो उनकी जो पास लैंड है वो 1 हेक्टेयर से भी कम है। इस कारण से बहुत कहते हैं ना, हैवी मशीनरी यूज नहीं हो पा रही है एग्रीकल्चर में। ठीक है, बहुत बड़ा, क्योंकि जमीन बहुत छोटी छोटी है तो कोई इंडस्ट्री नहीं, ज्यादा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं आ पा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो चकबंदी करके लैंड का साइज बड़ा किया जाए। ठीक है, जहां पर हम लोग फिर ट्रैक्टर हो गया या और बड़ी मशीन्स का यूज करके खेती को और साइंटिफिक किया जाए और मॉडर्नाइज किया जाए, जिससे कि प्रोडक्ट और बेहतर बन सके। ठीक है, वो तब तक नहीं होगा जब तक जो ये मिनिमम जोत आकार है ये बड़ा नहीं होगा, वो छोटी जगह पर काम नहीं हो पाएगा, इसके लिए लैंड बड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, और दुर्भाग्य से लैंड बहुत छोटी आकार की है हमारे यूपी के अंदर। ठीक है, इसीलिए कृषि उद्योग का पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा है। श्रम संबंधी, श्रम का मतलब होता है कि जो लेबर है, ठीक है, अब जैसे कि लेबर का मतलब क्या होता है कि छोटे लोगों ने कोई छोटी कंपनी है, उसने अपॉइंट किया लोगों को, लेबर को, अब वो जब काम हुआ तो काम दे दिया, काम नहीं तो हटा दिया। ठीक है, हायर एंड फायर बहुत ज्यादा है, कभी आया कभी समझ में नहीं तो भगा दिया उसको। सैलरी कम दे रहे हैं, मिनिमम जितना मार्केट रेट है उससे बहुत कम दे रहे हैं। तो ये सब श्रम संबंधी जो कानून है इसमें काफी जटिलता के कारण निवेश संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसमें क्या होता है कि लेबर जो है वो अपनी डिमांड करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा मिले। तो सरकार को एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि लेबर को भी फायदा मिले और उधर फैक्ट्री को फायदा मिले, क्योंकि फैक्ट्री को अगर नुकसान होगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, लेबर को फायदा नहीं होगा तो फिर जो आपका जो रिच एंड पुअर का जो गैप है वो बढ़ता ले जाएगा। ठीक है, इसमें दिक्कत है। उद्योगों को अर्थात एमएसएमईज को प्रोत्साहन देने की सरकार की उदासीनता। अब सरकार नो डाउट नंबर 1 यूपी है, सबसे ज्यादा एमएसएमईज हैं, लेकिन क्या स्टिल अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो क्या वैसा माहौल है कि आपको लगता है कि सच में हम लोग नंबर 1 है? ठीक है, नंबर्स के हिसाब से तो नंबर 1 आ गए, लेकिन जो एक माहौल होना चाहिए कि सरकार ज्यादा से ज्यादा कि मतलब घर घर पे उद्योग होने चाहिए, ठीक है, वैसा नहीं है। शायद सरकार ने अभी भी उस लेवल का काम नहीं किया जिस लेवल का काम उसे करना चाहिए। तो 3-4 यहां पे आपको मिल गई चुनौतियां। इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, आपका जो मिनिमम लैंड होल्डिंग है ये खराब है, जो कॉम्पिटिटिव है लैंड लेबर मार्केट में वो दिक्कत है, और एमएसएमई को उतना बढ़ावा नहीं दे रहे वो दिक्कत है आपका। उपयुक्त चुनौतियों ने उद्योगों के विकास को पंगु बना दिया है, फिर भी उत्तर प्रदेश निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु प्रमुख उद्योगपतियों के साथ निवेश सम्मेलन, इन्वेस्टर समिट होती रहती है कि आयोजन कर प्रयास कर रही है। अर्थात टाटा, अडानी समूह, रिलायंस के साथ रक्षा क्षेत्र में रूस की रक्षा कंपनियों के निवेश की सहमत हुई है। इसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नो डाउट दिक्कत हो रही है, बट भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, बिरला हो गए, इन्होंने जो इन्वेस्टर समिट्स हुए हैं उसमें बोला है कि हम इन्वेस्ट करेंगे। साथ में जो विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने भी बोला है कि हम जो है इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें रशिया की जो डिफेंस कंपनियां हैं और जो डिफेंस कॉरिडोर है वहां पर इन्वेस्ट करने को राजी हो गए यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति
बहुत। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के प्रमुख प्रावधानों का विवरण देते हुए इसके महत्व को बताइए। गिविंग डिटेल्स ऑफ द मेन प्रोविजंस ऑफ उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020, एक्सप्लेनिंग इट्स इंपॉर्टेंस। क्या क्या है? राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 जुलाई 2020 को कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति बनाई। 2020 में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 में कैबिनेट की मीटिंग हुई है और ये पॉलिसी बनाई। क्या पॉलिसी बनाई गई? नई नीति से प्रदेश से 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष, यानी कि रोजगार जो नीति बनाई है उस पॉलिसी में सरकार बोलती है कि भाई स्टार्टअप में, देखिए स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई नया इनोवेटिव काम किया जाए जो पहले नहीं हुआ हो। जो पहला जोमैटो स्टार्टअप है क्योंकि उससे पहले कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी के काम नहीं करता था, वो पहला था। तो ऐसे इनोवेटिव नए जमाने के बिजनेस उन्हें स्टार्टअप कहा जाता है। तो स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। कोशिश है कि 50,000 लोगों को डायरेक्ट काम मिल जाए और बाकी 1 लाख लोगों को इनडायरेक्टली इस पर मिल जाए। ठीक है, जोमैटो का काम करने वाले लोग जैसे कि हैं कि जो डिलीवरी करेंगे वो डायरेक्ट एम्प्लॉय फायदा मिल रहा है और रेस्टोरेंट के अंदर 2 कुक एक्स्ट्रा ऐड हो गए, वो इनडायरेक्टली इसमें आ गया। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार और नीति आयोग ने मिलकर इस नीति को तय किया। तो नीति आयोग जो है वो राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो नीति आयोग और उत्तर सरकार ने मिलकर इस पॉलिसी पे काम किया है। स्टार्टअप के प्रमुख प्रावधान क्या है? उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के प्रमुख मुख्य प्रावधान यह है, यह नीति अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 10,000 से अधिक स्टार्टअप को के लिए मतलब 10,000 से ज्यादा हम स्टार्टअप खोल पाए, ऐसा। अब तो 5 साल होने वाले हैं, अगले साल 5 साल हो जाएंगे, तो उसके बाद समीक्षा की जाएगी कि कितने स्टार्टअप बने। ठीक है, उसके बाद नई नीति आएगी। राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम 1 और संपूर्ण राज्य में 100 इंक्यूबेटर्स बनाए जाएं। देखिए इंक्यूबेटर्स क्या होता है कि एक ऐसा जगह जहां पर स्टार्टअप का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इंक्यूबेटर कहते हैं, इंक्यूबेशन कहते हैं कि जहां पर जो स्टार्टअप के मालिक होते हैं वो आते हैं, उनको ट्रेनिंग मिल जाती है, उनको एनवायरनमेंट मिल जाता है, कुछ उनको और भी फाइनेंशियल हेल्प है वो मिल जाता है। तो इंक्यूबेटर्स होते हैं जहां पर इंक्यूबेशन होता है, स्टार्टअप्स का माहौल मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, जिससे कि वो स्टार्टअप काम कर पाए। लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर की स्थापना होगी। लखनऊ में ये भारत की गई है इसके अंदर। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों शामिल कराना इस नीति का कि भाई जो स्टार्टअप रैंकिंग है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बैंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में ज्यादातर हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, दिल्ली के अंदर हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश को भी टॉप 3 में लाने का टारगेट यहां पर सरकार ने रखा हुआ है। नई स्टार्टअप नीति में प्रोत्साहन के अंतर्गत इंक्यूबेटर्स को पूंजीगत सहायता यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल मिले। ठीक है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना हो और सरकारी खरीद को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि अगर सरकारी कोई पॉलिसी आई, सरकारी खरीद है, तो कि अगर कोई स्टार्टअप बना रहा है तो सरकारी लोग स्टार्टअप से वो चीज ले लें, ना कि वो ट्रेडिशनल लाला जी की दुकान से ही लेना है। नहीं, स्टार्टअप ने बनाया है तो उससे भी ले सकते हैं। सरकार भी कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट को बढ़ावा देने की बात कर रही है। भरण पोषण का भत्ता दिया जाए। पेटेंट फाइलिंग यानी किसी स्टार्टअप ने कोई इनोवेशन किया है, कोई नई टेक्नोलॉजी लाई है, उसका पेटेंट करे कि ऐसा ना हो कि बेचारे की मेहनत उसकी रहे और कोई और फायदा उठा के मिल रहा है। तो सरकार हेल्प करेगा कि पेटेंट फाइल किया जाए और पेटेंट मिले उसको, जिससे कि वो ऑथराइज हो सके अपना उस इनोवेशन को मार्केट में लॉन्च करके उससे फायदा उठाने के लिए। तो इसमें सरकार जो है फायदा करे, इसे कहते हैं पेटेंट फाइलिंग। लागत की स्टार्टअप फंड पूर्वांचल बुंदेलखंड क्षेत्र में संचालित स्टार्टअप कुछ मुख्य क्षेत्रों में कार्य करने में 50% फंड में। ठीक है, और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा पिछड़ापन है, सरकार चाहती है कि यहां पर बढ़ावा दिया जाए, जैसे बुंदेलखंड का इलाका हो गया, पूर्वांचल का इलाका हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो स्टार्टअप्स होंगे तो उनको जो पैसा दिया जाएगा उसको 50% अतिरिक्त फंड भी मिलेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, जमीन सस्ती मिल जाएगी, जो पैसा है उसमें रियायत मिल जाएगी, क्योंकि भाई हर आदमी चाहता है कि मेन शहर के पास रहे, वहां पे काम करे, वहां पे एनवायरमेंट होता है। पिछले अगर सब चले जाएंगे शहर, वेस्टर्न यूपी चले जाएंगे तो ईस्टर्न यूपी कौन जाएगा? तो कहानी यहां पे है। स्टार्टअप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए सिडबी ने 1,000 करोड़ रुपए की स्टार्टअप फंड की व्यवस्था की है। 1,000 करोड़ रुपए का फंड होगा और वो लोगों में बटेगा, स्टार्टअप्स के लिए बटेगा। कुछ महत्व है, यह नीति शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, चिकित्सा, परिवहन, ऊर्जा और पर्यटन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप बढ़ावा देगी। इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं को रोजगार आकांक्षी से रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, राज्य के अनुकूल स्टार्टअप वातावरण से निवेश की मिलेगा। नीति के प्रावधान देशी स्टार्टअप के साथ साथ विदेशी स्टार्टअप को प्रदेश में लाने का भाग दिया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश भविष्य में देश के स्टार्टअप राजधानी बन सकता है, बिल्कुल ठीक है। इस नीति
में कोई भी संशोधन मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति से ही हो सकेगा। नीति के भविष्योन्मुखी प्रावधान राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य की आर्थिक स्थिति और लोक कल्याण को बढ़ावा देंगे। तो ये कुछ स्टार्टअप की प्रमुख बातें थी जिसमें वो बोली गई है कि युवाओं को इन्वॉल्व करना है, देशी विदेशी स्टार्टअप्स को इन्वॉल्व करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फंड देना है, उत्तर प्रदेश को भविष्य का स्टार्टअप की राजधानी बनाना है। ये सब बात बोली है स्टार्टअप नीति के। ये कुछ महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टअप पॉलिसी है ये। अंत में खत्म होने से पहले फिर से बोला हूं कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप 9919521555 कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।